नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान के पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है आधी आबादी को कितनी हिस्सेदारी। आज हमारे साथ मेहमान मृदुला सुना इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली थी, किसी व्यस्तता की वजह से वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमारे इस कार्यक्रम को दी हैं और अगले जो हमारी अगली कड़ी होगी इसी विषय पर, उस पर वो फिर हमसे बात करेंगी, संवाद करेंगी। मेरे साथ इस विषय पे बात करने के लिए जुड़ी हैं अलका सिंह, आकाशवाणी समाचार वाचन एवं संपादन से जुड़ी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन का ये जो मेरे साथ वंदना कुमारी हैं, शिक्षाविद मुजफ्फरपुर से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा शुभकामना है आपके इस पेज को। मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ, काफी अच्छी तरीके से इस पे हर चीज मेरे साथ डॉक्टर दर्शनी प्रिया हैं, लेखिका हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मैम आपका। नमस्कार आप सभी का। और मैं जेएनयू से हूँ, बिहार की भूमि से हूँ और आज जुड़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत आभार कि आज मुझे इस अवसर पे, आधी आबादी के अवसर पे आपकी चैनल के माध्यम से कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं समझना चाहूंगी अलका जी, अंबेडकर हिंदू कोड बिल के बहुत बड़े समर्थक थे। इस बिल को पास करवाने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। इस बिल में दहेज को स्त्री धन सिफारिश की गई थी, अधिकार दिलाना था, उत्तराधिकार का अधिकार दिलाना था, आयु सीमा बढ़ाना, तलाक का अधिकार, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उत्तराधिकार का जो अधिकार था, क्या आपको लगता है आज के राजनेता पुत्र की जगह पुत्री को अधिकार दिलाने में कितना न्याय कर पाते हैं? अलका जी। शेफाली, ये विषय तो बड़ा अच्छा है कि आधी आबादी और उसकी राजनीति में क्या हिस्सेदारी है। और आपने ये बात कही कि कोर्ट की बात की, उत्तराधिकार कानून की बात की और दहेज और सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं उन सब की बात की। और आपने कहा कि क्या जो राजनेता हैं वो क्या ये दिलाने में मतलब वो चाहते हैं दिलाना। इसको अगर हम इस तरह से करें कि राजनेता की बात नहीं है, पहले आप ये कहिए कि क्या आप ये चीज चाहती हैं, और अगर ये चीज चाहती हैं तो इसके लिए आपने क्या किया। क्योंकि ये बात जो है वो आपको अगर अपने अधिकार चाहिए तो ये बात आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपने इस चीज को लेकर के कितना मतलब आंदोलन किया या क्या क्या मीटिंग्स की, क्या किया इसके लिए। और आपको इसके बारे में, या हम सब जो महिलाएं हैं जिनको ये अधिकार चाहिए, जो इसकी बात करती हैं, उनकी क्या इसमें भागीदारी थी इसको लेने में। क्योंकि आपको या तो वो तो कानून आपको, संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। कई बार ये हमें भी नहीं पता होता है कि शायद ये अधिकार, जिन्हें नहीं पता है उनको ये नहीं पता होता है कि अच्छा ये अधिकार भी हमारा है। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ती हैं, संविधान को पढ़ती हैं, और आपको जब जब लगता है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो वो आप उस चीज के लिए अपना जो उसको एक विषय बनाती हैं, उसको मुद्दा बनाती हैं, उस मांग को रखती हैं कि ये अधिकार हमारे पास नहीं है और ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए। आप आपस में अगर हम बात करते हैं, और इस चीज को लेकर के भी अभी कानून बना है, इसको मतलब आपके जो अधिकार है प्रॉपर्टी को लेकर के, या दहेज को लेकर के भी जो आपका कानून है, या घरेलू हिंसा को लेकर के जो चीजें बनी हैं, तो निश्चित रूप से जब जब जिस जिस चीज की मांग हुई है और जोरदार तरीके से मांग उठी है तो उस पे विचार किया जाता है। और आपकी मांग जितनी जोरदार होगी और जितनी तरफ से उठेगी उस पे निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि मांग तो आप कम से कम रखें, हमने उसके लिए क्या किया, ये सबसे पहले बात आती है। उसके बाद हमें क्या मिला, ये तो फिर एक अलग बात हो जाती है। लेकिन हम लोग कितने जागरूक हैं, हम जो महिलाएं हैं वो कितनी सजग हैं। जी शेफाली।
जी, बहुत बढ़िया आपने ये बात कही है अलका जी कि हम कितने जागरूक हैं, महिलाएं कितनी जागरूक है अपने हक की, और कानून में क्या क्या चीजें उनके हक के लिए बनाई गई है और उनका अधिकार है उन्हें खुद जानने का और समझने की जरूरत है। मैं समझना चाहूंगी वंदना जी, राजनीति शुरू से ही स्त्री मुद्दों को समाज का, मानवता का, अधिकारों का मुद्दा मानने से, राजनीति शुरू से ही स्त्री मुद्दों को समाज का या मानवता का अधिकार का मुद्दा मानने से कतराती रही है। क्या आप मानती हैं? एक्चुअली क्या है कि महिलाओं का मुद्दा जो है सो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, वो मुद्दा कभी भी काफी गहराई से नहीं लिया गया है, क्योंकि हम अपने अधिकारों को लेकर इतनी गहराई से नहीं सोच पा रहे हैं। जब तक हम अपने अधिकारों को लेकर गहराई से नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपना अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम नहीं समझेंगे कि हम भी एक इंसान हैं, हमें भी कुछ जरूरतें हैं और हमको भी कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, जब हमारे साथ कर्तव्य इतने सारे जोड़े गए हैं तो हमारा भी कुछ अधिकार है। तो इस चीज को लेकर हमेशा से विवाद रहा है और महिलाओं को हर समय में, चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आज तक आए, तो सबको एक प्रूफ करना पड़ा है खुद को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिलाएं ही सामने आ पाई हैं। जो सामान्य पुरुष को जो अधिकार मिल जाता है वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या किसी भी रूप में हो, पारिवारिक रूप से हो, महिलाओं को नहीं मिल पाता है। हर एक परिवार की ये कहानी है कि हर परिवार में जो अधिकार पुरुषों को मिल रहा है आसानी से, उस अधिकार के लिए महिलाओं को फाइट करना पड़ता है। आज जो भी आपने इससे पहले प्रश्न किया था कि प्रॉपर्टी में राइट, प्रॉपर्टी में राइट जो है वो कोर्ट की तरफ से तो मिल गया है, लेकिन हम आप सब सामाजिक रूप में देखें कितना कोर्ट, कितना लोगों को अधिकार मिल पाया है, कितनी महिलाएं उस अधिकार का उपभोग कर पाती हैं। आज के समय महिलाओं को उस अधिकार के उपभोग के लिए आपस में अपने भाई बहनों से फाइट करना, इवन भाई से नहीं बहनों से भी फाइट करना होगा। वो भी समझाएंगी कि अरे तुम मायके से संबंध रखना है तो प्रॉपर्टी मत लो, मतलब तुम्हारा कोई आर्थिक लेन देन नहीं होना चाहिए कहीं से तुम्हारे पिता के भी संपत्ति पे। तो ये तो काफी ज्वलंत मुद्दा है और काफी सोचनीय मुद्दा है। अगर आप अपने भाई से, अपने पिता से अपना प्रॉपर्टी में हक मांगती है, लोग बोलते हैं दहेज प्रथा बंद हो, मैं बोलती हूँ जरूर बंद होना चाहिए, लेकिन दहेज प्रथा आया कहाँ से? सोचनीय मुद्दा यह है, दहेज प्रथा आया है प्रॉपर्टी में लड़कियों का राइट नहीं मिलने से। आप सोचते थे उस राइट के एवज में हम अपनी बच्चियों को कुछ गिफ्ट देकर विदा कर, हमने दहेज प्रथा के लिए तो काफी आवाज उठाया, परंतु इस राइट के लिए सामाजिक रूप से कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी कोर्ट में तो आ गया है, सारा पेपर आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमको काम करना है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रूट पे, कि आज भी लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अगर एक परिवार में मैं देख रही हूँ 2 बच्चियां और 1 बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चियों की, मैं एक्चुअली मेरा एक स्कूल है, मैं स्कूल रन करती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक फैमिली से एक लड़का आ रहा है, उस घर में 2 लड़की है, नहीं आ रही मेरे स्कूल में। मैंने पूछा क्यों? बोली नहीं मैम ये काफी एक्सपेंसिव है तो बस लड़का को पढ़ा ली। तो काफी सोचनीय मुद्दा है। हमारा जो योगदान है समाज में वो सबसे ज्यादा है। बिना नारी के इस सोसाइटी का ये नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, संतुलन नहीं होगा, संतुलन नहीं। शेफाली अभी वंदना जी ने जो बात कही कि वो जो लड़की है उसको नहीं पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है। आज भी हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक वंदना जी एक बात जोड़ना चाहूंगी कि कहीं से कुछ चीजें ना बड़ी सकारात्मक भी आती हैं। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, अपने आंगन की बात करूं, तो उसमें है कि जो भाई है वो तो जाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, है ना, और जो बहन है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही थी। लेकिन उसको मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें उस स्कूल में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? तो कहते नहीं, पापा कहते हैं कि सिर्फ वो जाएगा, भाई जाएगा। लेकिन मैं, मतलब उस लड़की ने, उतनी छोटी सी लड़की है वो, 7-8 साल की रही होगी, उस लड़की ने कहा कि नहीं मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि मेरा नाम भी उस स्कूल में नहीं लिखा जाएगा, मतलब जिसमें मेरा भाई जा रहा है। ठीक है ना? तो ये जो मतलब
एक होता क्या है ना कि आप जिस चीज को, आपको जब वो चीज समझ में आने लगती है, उसका छोटा सा प्रोटेस्ट था ये, समझ लीजिए, घर के लिए, कि नहीं जब तक मैं मतलब खाना मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरा जी एडमिशन वहां पे जी हो नहीं जाता। तो बिल्कुल। अंततः जबकि महंगा पड़ रहा है, निश्चित रूप से परिवार पे बोझ है, लेकिन जब बेटे को भेज रहे हैं तो उस बेटी का मतलब ये कहना, और फिर उनके पिताजी को लगा कि मतलब ये मामला जो है वो सुलझने वाला इतनी आसानी से नहीं है, और इस लड़की ने अगर जी जिद ठान ली है, तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बच्ची की जिद देखिए, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नहीं अगर वो लड़की जा रही है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हाँ, पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, और ये मैम एक सही आवाज, सही। हाँ हाँ, मेरा हक के कहना लिए है कि आवाज जो भाई चीज ने उठाई है। जी हाँ जी हाँ बोलिए। वो चीज एक लड़के को थाली में परोस के मिली है, उस बच्ची के उस चीज के लिए उस बच्ची को फायदा। नहीं तो हम उसमें कहाँ से वंदना बात जी कर रहे उसमें, हैं अधिकारों की? नहीं नहीं एक्चुअली वंदना जी हमारी उसमें मेंटालिटी को उसमें चेंज करने की जरूरत है ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल करने की जरूरत है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि उस मेंटेलिटी को भी चेंज करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ, उस है ना। मेंटालिटी को चेंज क्योंकि करने के लिए हाँ, उस लड़की को नहीं लड़ना चाहिए था, उसकी माँ को इसके लिए आना चाहिए था कि बेटी भी उसमें जाएगी, बेटी भी उसमें पढ़ेगी। और पॉजिटिविटी, वैसे तो बहुत सी चीजें, अगर आप चाहें तो नकारात्मक तो बहुत सी चीजें हैं, सकारात्मक क्या है कि आजकल क्या है कि आप किसी की भी अगर शादी होती है तो चाहे वो अपार्ट फ्रॉम कास्ट, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ये कहते कि नहीं लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आप ये भी देखिए, आप बिल्कुल आज से 20 बिल्कुल साल 25 बिल्कुल साल पहले हम ये चीज नहीं करते थे, लेकिन आज क्या है कि नहीं हम कम ही खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, उसमें बेटी भी पढ़ेगी, उसमें बेटा भी पढ़ेगा। ठीक है, वो भी एक चेंज बिल्कुल आएगा कि जो हम वो सरकारी में जा रहा है, वो प्राइवेट में जा रहा है, धीरे धीरे करके मतलब चीजें आई है। आज हम हर, ये नहीं होता कि नहीं लड़के का गुण देखा जाता है, लड़की का रूप देखा जाता है, जो पहले कहा जाता था। अब क्या है कि नहीं लड़की क्या चाहिए, तो कम से कम तो ग्रेजुएट चाहिए, या सर्विस करती हो लड़की। या आप बड़े शहरों की बात नहीं, हम दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, ये छोटे शहरों की भी बात हो गई है कि कम से कम ठीक है वो घर में ही रहे, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की होगा तो क्या होगा कि आगे परिवार में जो है वो एक सकारात्मक सोच होगी, आगे भी अच्छा रहेगा परिवार, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, विकसित होगा। और कम से कम पढ़ी लिखी लड़की होगी तो पूरे घर को परिवर्तित कर देगी वो। ये बिल्कुल एक बिल्कुल, अच्छी बहुत मतलब अच्छी बात कही। बहुत सी हम्म। चीजें, बहुत सी नकारात्मक, बहुत सी हम्म चीजें हैं। अभी चले हैं हम हम्म लोग, पहुंचे हैं हम लोग कहीं पे, मंजिल दूर है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को, जो छोटी छोटी जगहों से भी आती हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो वो चीजें आदर्श भी बनती है। अब एक लड़की की जो अगर लड़ाई है, ठीक है, उसको अपने घर में लड़नी पड़ी है अगर हम ये कहें, लेकिन वो लड़की कई माँ बाप के लिए एक ये हुआ है कि नहीं लड़की ऐसा कह सकती है, तो कम से कम वो बिल्कुल उस सही गांव बात के है। लिए और बच्चियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। बिल्कुल सही, प्रेरणा की स्रोत है। जी और शेफाली। आपने बहुत पॉजिटिविटी की बात कही अलका जी, की वंदना जी ने कही कि ये बात है, बिल्कुल सच कह रही हैं कि ये चीजें होती हैं। आज भी इतना हम विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन तमाम बातें हैं। इन सब में एक अच्छी बात ये भी है कि किसी किसी घर में ऐसे है कि हक की लड़ाई भाई या पिता, कई बारी माँ नहीं लड़ पाती है, हक की बात नहीं उठा पाती है, कई वजह होते हैं उसके पीछे। हम आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रिया हैं, जी डॉक्टर प्रिया दर्शनी। आप जी जी साहित्य से जुड़ी हैं। साहित्य में पुरुषात्मक प्रवृत्ति है, महिलाओं को कितनी आजादी हिस्सेदारी मिल पाती है, क्या आपका विचार है मैम? जी पहले तो शुरुआत करूंगी कि चूंकि मैं कथाकार हूँ और शायरा भी हूँ और कवित्री भी हूँ, तो जी किसी जी शायर जी ने कहा है कि महिला एक दरख्त है और वो अपनी पूरी छांव में जब बाहें फैलाती है तो तमाम मुश्किलात हालातों को भी वो जज्ब कर लेती है। तो मैं क्या? यही कहना चाहूंगी कि महिला एक दरख्त है और हम उसके सबल पक्ष की चर्चा करने आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। दुर्बल बिल्कुल कई सारे पक्षों को हमने उकेरा है, कई मंचों पे बोला भी है, लेकिन महिलाएं जी। जो है आज इस सबलता की प्रमाण है कि वो न सिर्फ साहित्य में, आपने चूंकि एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि साहित्य में किस किस तरह की भागीदारी है उनकी, तो मैं जी। ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो है वर्जनाएं तोड़ रही हैं। अब साहित्य समाज उनको उस पितृ सत्तात्मक समाज का जो साहित्य है, वो साहित्य जो एक पुरुषवादी मानसिकता का समाज है, वो साहित्य में अपनी जगह पुरजोर बना रही हैं। महिलाएं आगे आ रही हैं और लगातार जी ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं अपने कलम के माध्यम से,
जो वर्जित है समाज में, जिन पे लिखना किसी वक्त में ऐसा माना जाता था कि आप कलमकारी नहीं कर सकते उसमें। और उन महिलाओं को बहुत दोयम दर्जे का एक आप कहें तो स्थिति उनकी ऐसी थी कि दोयम दर्जे की कवित्री या फिर आप साहित्यकार, उनको स्थान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन अब स्थिति काफी बदल रही है, महिलाएं आगे आ रही हैं। मैं अभी चर्चा करूंगी दलित साहित्य को लेकर। तो दलित साहित्य में भी महिलाएं हो या फिर सामान्य आप स्त्री साहित्य की बात करें, तमाम जगहों पे महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज कराई है अपनी। और सिर्फ कथा ही क्यों, आप देखिए, आप बहुत सारी लेखिकाओं को लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहे हैं, और वो जीवन के अनेक रंगों को लेकर आ रही हैं। जो मर्म उन्होंने अपने जीवन में देखा है, अपने जीवन की तस्वीरों को उकेरा है। और हम बात जब करते हैं आधी आबादी की, तो जिस सामाजिक जड़ता से हम जुड़े हैं, जिस पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं, बात आज चर्चा कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में जिस तरह से आबादी, हम उत्तर पट्टी और हिंदी पट्टी क्षेत्र के लोगों की बात करें, तो उस दौर में जब मैं वहां पे थी, अब तो काफी वर्ष बीत गए हैं, और मैंने एक अलग जगाई है कि महिलाओं को मैं इस दौड़ में, इस लीग से अलग हटके कुछ काम करने में मदद करूं। तो मुझे लगता है काफी कुछ किया जाना भी बाकी है। वो मानसिक जड़ता जो है, मानसिक गुलामी है, अभी भी वो बदस्तूर जारी है। आज भी मैं जब समाज में जाती हूँ तो महिलाओं में स्त्रियों की जो उपेक्षा है, जिस तरह से परिवार में उनको एक तरह की शेयर नहीं मिल रहा, शेयर इन द सेंस सिर्फ आप प्रॉपर्टी की शेयर की बात ना करें, आप सिर्फ सत्ता की शेयर की बात नहीं करें, आप बात करें विचारों के और आपके निर्णय की शेयर की। यानी आज भी वो डिसीजन मेकिंग में अपना सहयोग नहीं दे पा रही है, और ये यथावत स्थिति पूरे और जब तक महिलाओं को अपनी डिसीजन मेकिंग में अगर साझेदारी नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि महिलाएं वर्चस्व रूप से या सशक्त रूप में आगे आ पाएंगी। क्योंकि अभी हाल में एक सर्वे आया था जी, हाल में एक सर्वे आया था। शेफाली जी, थोड़ा सा आपको एक सेकंड के लिए रखेंगे। हम लोग का जो विषय था, मुझे लगता है कि राजनीति, बिहार चुनाव में आधी आबादी नहीं, आधी आबादी को कितनी हिस्सेदारी, इसमें इंक्लूडेड सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, देखिए एक प्रश्न भी रखा गया है रंगीश भाई के द्वारा, तो उसको भी एक बार देखिएगा। हाँ ठीक, हाँ राजनीति, बिल्कुल उस पे भी आ रहे हैं उस पे भी। 2020 विधानसभा चुनाव का जो प्रश्न है, जी आप बोलिए। जी मैम। जी, तो मैं अपनी बात, चूंकि उसी मुद्दे पर आऊंगी और मैं अपनी बात साझा करना चाहूंगी। अगर हम बात करें चुनाव में, अगर हम बात करें चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी की, तो ये आंकड़ा बहुत पुराना है। मैं आपको बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं, मैं साल 1951 की बात करूं, तब महिलाओं की भागीदारी जो थी सिर्फ 22% से भी कम थी। मतलब अगर हम 30% की बात करें, 33% का आज मुद्दा उठ रहा है लोकसभा में, विधानसभा में। उस वक्त 2014 में सिर्फ 66 महिलाएं विधानसभा में आई थी, ये आंकड़े बताते हैं। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि 2014 में जो यथावत स्थिति बनी हुई थी, तब जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला कोड की बात कर रहे हैं, महिला बिल की बात कर रहे हैं, और उनकी समान हकदार, उनकी अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो हालात ये है कि 2014 तक महिलाओं की जो भागीदारी थी विधानसभा में, वो सिर्फ 66% थी। तो जिसमें सिर्फ तो हमें लगता है कि अभी, और एक आंकड़े भी आए थे हाल में ही, उन आंकड़ों को मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। कुछ एक महिलाओं पे एक सर्वे कराया गया हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां महिलाओं ने लगभग 100% महिलाओं ने हिस्सेदारी की। 81% महिलाओं का ये जवाब था। प्रश्न ये था कि क्या आप राजनीति में आना चाहेंगी, राजनीति का हिस्सेदार बनना चाहेंगी। 61% महिलाओं ने सिर्फ ना में जवाब दिया, यानी वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती। 12% महिलाओं ने ये कहा कि हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। उनका हाँ, और जो शेष थी उन्होंने हाँ और ना में अपनी जवाब दिया। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी बहुत लंबी यात्रा की जरूरत है। अभी हम अगर ये कहें कि सुनिश्चित हो जाए उनकी भागीदारी, और हम 33 की तो बात छोड़ दें, 33% की बात तो बहुत दूर का सफर है। अभी हम 20 और 22 और 24 ही सुनिश्चित कर ले तो वो एक बहुत बड़ी कवायद होगी। एक्चुअली क्या है प्रिया जी, हम जो देख रहे हैं आंकड़ा विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का, जब ये चौकी प्रश्न आया है उसमें 50% सीट, हाँ 50% बहुत ज्यादा कह रहे हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा कह रहे हैं। वही तो मैं वही कह रही हूँ, 12.15% सीटें थी बस। हम लोग 34 सीट लिए थे 2010 में, हम लोग 54 सीट पे थे, और जो 2015 के चुनाव में 28 पे तब्दील हो गई। 243 में से सिर्फ 28 सीट हम लोग ले पाए थे। ये सिर्फ 11.5% है विधानसभा की बेस
नहीं है। और हमारे देश में लोकसभा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। देश स्तर पर भी देखें तो लोकसभा की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हम अपने देश में पड़ोसी देशों से महिलाओं की भागीदारी में बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं वंदना जी मैं एक चीज आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आप ये भी जरा उसमें ऐड कर दें कि 2014 के आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं की लोकसभा में जो भागीदारी थी सिर्फ 66% थी, यानी कुल 66 महिलाएं हमारी लोकसभा में पहुंची। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति राजनीति में वर्तमान चुनौती भरीपूर्ण स्थिति है और हम क्या आगे की स्थितियों का 545 में 66% की समझ सोच सकते हैं कि संसद जो लोकसभा की हालत क्या है, क्या स्थिति है, समझ में आती है जी। और बिहार में तो और खराब हालत है मैडम। और बिहार में ये बिल्कुल 1952 से तीन सांसद हमारी महिला रही। 1952 में 3 सांसद महिला हमारी रही और आज भी 3 है। आज भी 3 है। बीच में एक बार आज भी 3 है। आप ये अंदाजा लगाएं, आप ये अंदाजा लगाएं कि प्रदेश में 5.5 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं और आप उनकी भागीदारी को देखें कि कितनी। 2009 में हमारी संख्या 4 हुई थी, पर 2014 के चुनाव में फिर हम 3 पर आ गए। बिल्कुल हम 3 पे क्या हिस्सेदारी है महिलाओं की, वो बहुत अजीब प्रश्न है। और 50% आरक्षण के बाद हम पंचायतों में महिलाओं की स्थिति अच्छी देख रहे हैं, सिर्फ कागज पे। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। शेफाली बिल्कुल। हाँ बोलिए। शेफाली इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि वंदना जी और प्रिया ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग मतलब अगर हम 10 की बात करें तो इन्होंने कहा कि 34 था, और जब हम 2015 की बात कर रहे हैं 28 हुई, ठीक है ना, मतलब कि 6 कम हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद जो है अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 46% विमेन वोटर्स हैं, महिला मतदाता हैं बिहार के, उसकी बात करें, और 61% की टोटल वोटिंग हुई है ना, टोटल वो थे। तो 46% आप हैं। और उसके बाद आपका रेशियो बिहार विधानसभा की अगर हम 15 की बात करें तो आप 10 से कम हो गई। तो सवाल ये उठता है, सवाल फिर राजनीतिक हिस्सेदारी जो है ये तो बाद की बात है। सबसे पहली बात ये है कि आखिर में हमारे विद्यालय, हमारे महाविद्यालय और हमारे जो शिक्षण संस्थाएं या हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बातें तो बहुत सारी होती हैं, सशक्तिकरण की बातें हर तरफ से होती हैं, हर पार्टी में होती है, हर जगह होती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब हमारा पीसी होता है, अभी बिहार इलेक्शन को लेकर के लीजिए या किसी भी इलेक्शन को लेकर के लीजिए, आप ये देखिए मंच पे क्या एक भी महिला आपका प्रतिनिधित्व कर रही है? और अगर एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है, अगर 8 लोग वहां बैठे हुए हैं तो वहां क्यों नहीं कम से कम एक महिला क्यों रहेगी? 4 महिलाएं क्यों नहीं है? 4 तो बहुत दूर की बात। बताइए। आज भी हमारे यहाँ हम छोटे स्तर पर महिलाएं तो काम कर रही है, राजनीति पार्टी में भी छोटे पद हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पद नहीं हो पा रहा। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो राजनीति हो, आप सिर्फ, हम तो हमारा विषय चूंकि राजनीति है इसलिए हम राजनीति पे ही टिके रहेंगे, लेकिन आप बात कीजिए। एक हमने अभी जब हमारी किसी से बात हो रही थी तो वो कहती है कि लीगल वाले कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि आप अकेले ही हूँ, अगर वहां 12 पुरुष है तो मैं अकेले हूँ। और वो फिर बड़े मतलब थोड़ा सा एक माइंडसेट भी होता है कि अच्छा महिला है क्या बोलेंगे, लेकिन जब वो अपने पॉइंट्स रखती हैं तो वो भी सोचते रह जाते हैं कि ये पॉइंट्स निकल के कहाँ से आए। अलका जी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक मिनट मैम, आपके पास में आऊंगी। इन्होंने जो कहा था डॉक्टर प्रिया जी से मैं इन्होंने कहा था कि महिला हो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती, भाग ही नहीं लेना चाहती है। ये सर्वे बिल्कुल सही वो इसलिए भाग नहीं लेना चाहती है। इसके पीछे वजह क्या है? ये बता रही हूँ मैं। देखिए सीधी सी बात ये है कि आपका जब पूरा है ना, इसमें समाज को, जैसे अगर मैं राजनीति की तरफ मेरा जब रुझान हुआ और मैंने राजनीति को जब अपना क्षेत्र बनाया तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे कितना अच्छा तो था, यहाँ पे हो और फिर लिखती हो पढ़ती हो, ये सब काम तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? तो हमने ये कहा मतलब कि बहुत वैसी जगह है, वहां पे बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को खास करके। हमने कहा आप ये ऐसा क्यों सोचती हैं? जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगी और वहां की जगह को आप ठीक नहीं करेंगी, अगर आप कहती हैं कि वो जगह ठीक नहीं है,
तो अगर वो ठीक नहीं करेंगी तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप कहाँ रास्ता बना रही हैं। और दूसरी बात, जब हम अपने विधानसभा मैं यहाँ एक पॉइंट याद करना चाहूंगी। एक मिनट ऐड, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि नीतीश सरकार जो मौजूदा सरकार है उसमें एक महिला थी मंत्रिमंडल में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया जेडीयू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बातें हो रही है। सुरभि जी, मैं बोलिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। प्रिया बोलिए। हाँ जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आप राजनीति की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इससे लगाएं कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें 142 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जदयू ने महिलाओं को सिर्फ 24 सीटें दी थी। आप अंदाजा लगाएं। राजद ने 6 सीटें दी और लोजपा ने 7 और सीपीआई ने सिर्फ 11 सीटें। अब उसमें से कितनी जीत कर आई, ये आंकड़ा मैं आपके सामने बता रही हूँ कि ये आंकड़ा है हमारे देश में महिला सशक्तिकरण करने वाली का आवाज उठाने वाली पार्टियों का। पहली बात। नंबर 1, इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुझे लगता है एक औपचारिकता निभाती हैं कि महिलाओं को चूंकि सांसद बनाना है और विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाना है। तो नंबर 1 परिणाम ये है कि मंत्रिमंडल से एक महिला ने इस्तीफा दे दिया अभी चुनाव जी और आलम जी ठीक जी आलम ये जी, आप ठीक कह रही हैं जी। स्थिति भी और उसकी विडंबना तो ये देखिए कि कुछ एक महिलाएं अगर बहुत हिम्मत करके आ भी रही हैं राजनीति में, चुनाव लड़ने के लिए टिकट का भी प्रयास कर रही हैं, अव्वल तो उनको टिकट नहीं दी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी भयावह स्थिति ये है कि कुछ महिलाएं कोशिश करके निर्दलीय चुनाव भी लड़ रही हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से डेहरी ओन सोन से कोई महिला थी, रश्मि जी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वो आंकड़ों की पुष्टि कर लीजिएगा, इनफैक्ट नाम मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा। मुजफ्फरपुर से के पास मैम कुमारी जी मैं यहाँ पे ये एक सवाल है, विधान परिषद में भी महिलाओं का मनोनयन होना चाहिए। जी बोलिए। शेफाली, एक बात और है कि आप ये देखिए कि ये हम सबको सोचने की बात है। ये बात एक पार्टी की और किसी दूसरी पार्टी की बात नहीं है, ये सबके सोचने वाली बात है कि अगर कोई महिला, आप ये सोचिए, चार्जर आप ये सोचिए कि अगर कोई महिला ये है, चाहे वो बिहार की राजनीति कहिए चाहे वो देश की राजनीति कहिए, ये देखिए कि क्या वो महिला अपने दम पे राजनीति में है, क्या वो महिला अपने दम पे राजनीति में है, या वो बैसाखी के सहारे राजनीति में है कि उनके ससुर जी हैं कुछ, उनके पतिदेव है कुछ, उनके पिताजी कुछ थे, उनके जेठ कुछ है। मतलब ये आवाज डिस्टर्ब हो रही है बहुत। ये क्यों है? अगर महिला, सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि हर बार हम सुनते हैं, आप भी सुनती हैं, हम भी सुनते हैं, देश का हर व्यक्ति सुनता है कि 10वीं में महिलाओं बच्चियों ने बाजी मारी, 12वीं में बच्चियों ने बाजी मारी, कॉलेज तक जाते जाते आप पता नहीं वो बाजी कहाँ हार जाते हैं। और जब बात राजनीति की होती है तो वहां तो आप बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा हो जाता है। क्यों? अगर कोई महिला, अगर आप चाहते हैं निश्चित रूप से, और ये हर पार्टी के लिए है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई तमाम पार्टियों हैं, हर कोई भी पार्टी हो, उसमें हम ये नहीं कहते हैं। इवन ये भी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम बराबरी की बात करते हैं और महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं, उनके अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देख ले कि उन्होंने कितनी पार्टियों को दिया, उन्होंने तो शायद दिया ही नहीं है टिकट बिहार के इलेक्शन में। आप देखिए, उनका कहीं भी नहीं है, एक को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है भाई? तो बात ये है कि ये जो चलने वाली बात, और ये बात है कि इसको कोई पार्टी नहीं करेगी, ये आपके वहां से और आज मतलब कि इलेक्शन के समय नहीं उठनी चाहिए, इलेक्शन के समय इन मुद्दों पे नहीं, ये सतत वंदना मैम जी आप बोले। वंदना मैम, आपसे एक ये सवाल है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाए महिलाएं, तो ये इस पे भी आपके राय है? एक्चुअली देखिए मैडम, 1996 देवगौड़ा सरकार से तो चल रहा है 33% महिलाओं का आरक्षण, संसद में हो, लोकसभा में हो, आया कहाँ तक? इस पे कौन आवाज उठा रहा है? कोई आवाज उठाने वाला नहीं है कि महिलाओं को अगर आपने अभी तक भागीदारी नहीं दिया है सामाजिक रूप से, तो समाज एक तरह से उनको आगे बढ़ाने का ये उपाय होना चाहिए कि 33%
आरक्षण का जो 1996 से चल रहा है बातचीत, देवगौड़ा सरकार के समय से अभी तक उसमें किसी तरह का कोई आरक्षण हमें नहीं मिल पाया है। तो आगे के लिए तो भगवान ही जाने, हम लोग को सोचना पड़ेगा। और जहां तक अभी मैडम बता रही थी, बिल्कुल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित इसलिए नहीं हो पा रही है कि लोग राजनीति को सेफ कैरियर नहीं मान रहे। महिलाओं के लिए कुछ कैरियर फिक्स कर दिया गया है कि ये ही बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत अच्छी हो सकती है, डॉक्टर बहुत अच्छी हो सकती है, ये चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं जिसमें जाना है और टाइम से आना है। राजनीति एक ऐसा चीज है जिसमें समय देना होगा, जिसमें बाहर निकलना होगा, तो ये चीजें महिलाओं के लिए अच्छी। और ये बात शेफाली, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बताइए, हाँ बताइए, बोलिए। हाँ शेफाली, और एक बात और होगी कि ये बात ये नहीं होगी कि ये बात पार्टी नहीं करेगी। जब 33% के आरक्षण की बात आती है, 50% तो छोड़ दीजिए, 50% तो आधी आबादी और कायदे से तो बहुत दूर की बात है, अभी तो वो दूर की कौड़ी है समझ लीजिए। ठीक है, जब 33% देने की बात आती है तो सारी पार्टियां एक हो जाती है कि नहीं देने की जरूरत नहीं है या जो भी है, और उस तरह से बात नहीं। बात दरअसल ये है कि ये जो राजनीति का मुद्दा है कि महिलाएं राजनीति में आए, क्योंकि महिलाओं का राजनीति में आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि डिसीजन मेकिंग में जब आपके लिए डिसीजन बन रहा है ना, जब जेंडर बजटिंग होती है या आपके लिए क्या होना चाहिए, जैसे समझ लीजिए कि अभी जैसे है ना कि अभी जो नया एक अभी विधेयक पास हुआ है कि महिलाएं रात में काम कर सकती हैं, उनको सारी सुविधाएं, अभी जो ये लोग सत्र था इसमें ये पास हुआ है, महिलाएं भी रात में काम कर सकती हैं, सुरक्षित रूप से काम कर सकती हैं, सारी बातें ठीक है। लेकिन आप ये सब चीजें हैं, ये हमें कहने का मतलब ये है कि हमें कोई दे, ये वाली बात नहीं है। हम क्यों नहीं, जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग बहुत अच्छे से सब चीज में, सामाजिक कार्य में थे, हर चीज में थे, लेकिन उसके बाद और हिम्मत करके फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस गढ़ को तोड़ना है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आप जहां भी घूमेंगी ना, जब हम भी घूमते हैं और भारत के हर कोने में अगर घूमते हैं, तो जब महिलाओं के राजनीति की बात आती है, कहते नहीं पंचायत वगैरह तो ठीक है, क्योंकि फैमिली भी उसको सपोर्ट उस तरह से नहीं करती है। राजनीति आपका, राजनीति कोई राजनीति उसके हिसाब से अभी संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से अगर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भारत में ऐसी ही रही तो ये लिंग अनुपात है, इसको सही होने में 50 वर्ष से बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन वंदना जी इसमें मैं एक आपसे मतलब थोड़ा सा इसको वो करूंगी कि देखिए, वैसे हमारे यहाँ पे जैसे बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास की बात है, एक ना साउथ एशिया का एक समिट हुआ था, यहीं पे दिल्ली में हुआ था। तो वहां पे एक महिला आई थी, वो चीन या जापान से आई थी, तो सबने अपनी अपनी बात रखी थी और उन्होंने ये वाली बात कही थी कि आपका भारत जो है, ठीक है, हम मतलब वही है ना कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। उन्होंने ये वाली बात कही कि आपका जो भारत है उसने महिला प्रधानमंत्री बहुत पहले दे दिया, ठीक है ना, 60s में दे दिया, देश की, भारत की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। जल्दी तो आपने 60 के दशक में उसको दे दिया, आपके यहाँ पे राष्ट्रपति महिला बन गई, मुख्यमंत्री आपके यहाँ महिला बनी है, उस तरह से तो सारी चीजें बनी हैं उस तरह से, क्योंकि वो कह रही है कि आप सोचिए ना कि बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं उनमें तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको अभी हाल में मिला है। कई देश है अलका मैम, कई देश हैं, कई देश हैं। अलका जी, बताइए, मैं ये कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छी बात बता रही, पॉजिटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है, आप हैं, मैं हूँ, तमाम वंदना मैम है, सभी हम यहाँ बैठे हैं और हम डेली जब बाहर आते जाते हैं, अभी तो खैर कोरोना काल है, लेकिन जब हम आते जाते हैं, वर्किंग होते हैं, तो रात के टाइम में क्या बेखौफ 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, क्या हम बहुत सारी चीजें हमारे लिए बन गई है, शीतकालीन सत्र हो या हमारा कोई भी सत्र में पास हो जाता है, लेकिन क्या इसका विडंबना नहीं आप लगता है कि सच्चाई ये है कि आप 2 बजे रात में अकेली बिल्कुल नहीं आ सकती हैं? तो ये चीज समाज भी उतना ही जिम्मेदार है और कानून नहीं है ताकतवर कानून। देखिए महिलाओं को, हाँ बताइए, हाँ कानून जो है ताकतवर नहीं है, इसमें सामाजिक और पारिवारिक और राजनीतिक और प्रशासनिक सारी चीजें आती हैं। मैम बोले जी। देखिए इसमें, हाँ जी बताइए, वंदना जी बताइए। वंदना जी बताइए। जी वंदना जी, हाँ बताइए।
एक्चुअली क्या है कि कानून तो दोषी है ही, इसके साथ साथ जो है सामाजिक व्यवस्था भी दोषी है। हम अपने लड़कों को भी टीच नहीं कर पा रहे हैं कि लड़कियों के साथ सही बिहेव क्या होना चाहिए। एक्चुअली अगर लड़की को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले लड़कों को सही शिक्षा देना चाहिए कि आप बाहर निकलती महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करें, उनको कैसा समझे, और इसका शुरुआत हम लोग मतलब प्राइमरी एजुकेशन से करें। शुरू से बच्चों के मन में इस तरह की भावनाएं लाएंगे कि लड़कियां किस तरह की होती है, लड़कियां सिर्फ उपभोग की चीज नहीं है, वो तुम्हारी माँ बहन के रूप में है, वो पूजनीय है। और दूसरी चीज, अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाए। अभी तो मार्शल आर्ट है, या फिर मेंटली, एक्चुअली क्या होता है, ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से होता है कि हम मेंटली ही डर जाते हैं। 2 बजे रात में जाने की बात हो तो हमें डर लगने लगता है। मैं कितनी बार खुद से ड्राइव करती हूँ, मैंने कितनी बार रात को 2-2:30 बजे ट्रैवल किया है। मेरे लोग हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तो मैडम प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आता है, हम मेंटली ही बहुत डरते हैं। हम कुछ देखिए वंदना जी मैं एक बात कहना चाहूंगी। इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा कि हमारे यहाँ पेरेंट्स के साथ साथ और बच्चों के साथ साथ काउंसलिंग की जानी बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारा जो समाज है, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं और जो जिस तरह की सोसाइटी है, उसमें आप चाहे जितनी भी महिलाओं को सशक्त बना दें, उनको बोल्ड बना दें, बट जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है या उनके अभिभावक प्रिपेयर नहीं है, आप उनको बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो बेहतर है कि ये सभी क्षेत्र में महिलाओं के साथ साथ अभिभावकों की भी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि वो इससे मानसिक तौर पर तैयार रहें। शेफाली एक बात कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें, जैसे स्कूल है ना, स्कूल की बात वंदना जी ने की, या प्रिया जी ने जो काउंसलिंग की बात की, इस सबसे पहले, और हर बार ये बात होती है, हर बार ये बात कही जाती है कि सारी चीजें, राजनीति और ये सब चीजें तो थोड़ी बाद में आती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बच्चा, जो आज की लड़की, जो बच्ची है या जो लड़का है, वो आगे जाकर के इस देश का नागरिक बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। वो जैसा बचपन में देखेगा, वो अपने माता पिता को जिस तरह से करते देखेगा, अड़ोसी पड़ोसी को जैसे करते देखेगा, निश्चित रूप से उसके अंदर वो एक कुछ तो चीजें इनबिल्ट होती है, और कुछ हम उसको बाहर से उसमें डालते हैं। ठीक है, सिखाते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जो सबसे परिवार जो है, वो जो सबसे जो पहली इकाई है आपकी परिवार, उसमें उसको क्या क्या चीजें आप सिखा रहे हैं, उसमें क्या आपने उसको सिखाया है, उसमें क्या आपने उसको सिखाया है, जेंडर इक्वालिटी की बात। हाँ, नहीं जेंडर मतलब कि आप उसको ये सिखाइए कि भाई ये आप वैसे भी देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि जिस घर में बेटा बेटी दोनों होंगे, उस घर का जो बेटा होगा उसकी मानसिकता थोड़ी दूसरी तरह की होगी। उसको पता है कि अच्छा मेरी बहन है, तो बहन के साथ कैसे वो करना चाहिए, मतलब उसको वो थोड़ा पोलाइट जैसा होगा। लेकिन अगर जहाँ पे सिर्फ अगर 2 लड़के हैं या 4 लड़के हैं, उन लोगों की, मतलब हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल दूसरी तरह के होंगे, लेकिन आप उनकी मेंटेलिटी को थोड़ा सा रीड कीजिए। ठीक है, कि क्योंकि उन्होंने वो बहनों के साथ जो एक उनका मतलब एक अटैचमेंट होता है, या वो जो प्रॉब्लम समझते हैं, वो हो सकता है कि उनके साथ अकेले अगर हो तो वो नहीं समझते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको हम एक जगह अगर कहेंगे ना कि हमें सब चीजें ठीक है, लेकिन जब इतनी सब चीजें आपके सामने बिखरी पड़ी होती हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, तो आप सोचिए कि आखिर वो कौन सी कड़ी होगी, वो कौन सा सूत्र होगा जिससे आप उसको ऐसा बांधेंगे कि वो इन चीजों को समझ सके। और जहां तक कि ये है कि कानून, तो महिलाओं के लिए तो 46 कानून सिर्फ उनकी सेफ्टी और इस चीज के लिए बना हुआ है। निर्भया का केस हुआ, सारी चीजें हुई उस समय 46 वो जो जेपी वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन सबको लेकर के अगर करें तो कानून कम नहीं है, कानून कम नहीं है। और कानून का अगर हम मतलब कि सारी चीजें, लेकिन वो इतने लंबे केसेस चलने लगते हैं कि वो अपने आप में वो बीच में दम तोड़ने लगता है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि कानून से तो वो बन जाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है। हाँ बताइए। मैं एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी सुरभि जी। सवाल ये होता है कि हम अपने समाज में लोगों को शैक्षिक
जो उनकी आवश्यकताएं हैं, या उनको एजुकेशनल एक कोरम की बात होती है, तो हम कहाँ तक इसमें सक्षम है। सवाल है कि महिलाएं कितनी प्रतिशत महिलाएं हमारे प्रदेश में हैं जो अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं। बेसिक अधिकार, मैं बड़े बड़े अधिकारों की बात नहीं कर रही हूँ, संविधान की बात नहीं कर छोटे रही हूँ, छोटे छोटे जी मैं छोटे अधिकारों की बात कर रही हूँ। हमारे स्कूली शिक्षा में या फिर हमारे कॉलेज स्तर की पढ़ाई है, उसमें महिलाओं के लिए क्यों नहीं एक अलग से सेशन दिया जाता है जिसमें उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाए। और सिर्फ वही क्यों, परिवार हमारी सबसे पहली इकाई है। परिवार अगर शिक्षित है या परिवार में इस तरह की काउंसलिंग की सुविधाएं दी जाए कि महिलाओं को ये बताया जाए कि आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है, और जब तक महिला अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहेगी वो आवाज बुलंद नहीं कर पाएगी, ना ही वो फाइट कर पाएगी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, या अधिकार का मामला हो, या समानता का मामला हो। आप सिर्फ औपचारिकता बस महिलाओं को राजनीति में बिल्कुल नहीं ला पाएंगे, और लाना भी मुझे लगता है ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है। आज की राजनीतिक पार्टियां जो जिसमें पॉलिटिकल पंचायत में आई और आप देखिए पंचायत की क्या हालत है, मुखिया पति है, बिल्कुल मैं सहमत। और वो घर के अंदर बंद है और उनके हस्बैंड सारा काम कर रहे हैं, लोग उनको मुखिया के नाम से जानते हैं। मैंने तो जी बिल्कुल ये तो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये कैसे आप सिर्फ वही की, मैं सिर्फ ये बिहार की और हिंदी पट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, राजस्थान जैसे स्टेट में बिल्कुल जी पूरे देश में ये स्थिति है। बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। जी देश की बातचीत है। तो महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति तो सजग होना ही चाहिए, और रहना हमें करना पड़ेगा। इनफैक्ट वो इनिशिएट नहीं करेंगी, हमें उसके लिए उनको आगे लाना पड़ेगा। काउंसलिंग कीजिए, सेशंस कीजिए, कार्यशालाएं आयोजित कराएं। इसमें वंदना मैम, आप शिक्षिका हैं, बिहार में शिक्षा में महिलाओं की क्या स्थिति है, कितनी भागीदारी है, कितनी उसकी पकड़ है, क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है मैम, आज भी मैं शिक्षिका हूँ, मैं आज भी देखती हूँ महिलाओं की जो शिक्षा का स्तर है, अगर आप कागजी तौर पे ले लें तो कागजी तौर पे भागीदारी ज्यादा आपको दिख जाएगी कि वो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएट है, बट जो उनके शिक्षा का स्तर है वो बहुत नीचे है। आज भी बहुत अच्छी महिलाएं हैं, पता चल रहा है कि अच्छे से वो बता रही है, अच्छी फैमिली से है, पढ़ी लिखी है, बट एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, एक बैंक में जाकर अपना काम करवाने नहीं आता है, वो बैंक जाने के लिए एक मेल मेंबर को ढूंढती है। वंदना जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ये हमारी शैक्षिक गतिविधियां जो हमारे प्रदेश में होती हैं, ये उन महिलाओं का फॉल्ट नहीं है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त, जिस माध्यम से उनको शिक्षा दी गई। हमारी बुनियादी शिक्षा, मौलिक शिक्षा इतनी ज्यादा उसका ढांचा चरमराया हुआ है, आप स्थिति देख सकते हैं, हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, महिलाओं की पहुंच नहीं है, एक्सेसिबिलिटी आप देख लीजिए, और स्टडी का जो स्तर है, जी स्टडी का जो स्तर है, आप उस स्तर की बात सारे सरकारी विद्यालयों को आप प्राइवेट हाथ में देते, और हम लोग आपको जितने बच्चे को आप शिक्षित करते हैं उससे दुगुने बच्चों को शिक्षित करके देंगे, आपसे कम पैसा लेंगे, जितना सरकार का खर्च हो रहा है उससे कम खर्च लेंगे और गुणवत्ता शिक्षा देंगे। आज मैं इस माध्यम से भी कह रही हूँ कि अगर सरकार प्राइवेट विद्यालयों को इस तरह का अधिकार दे तो हम सरकार के खर्च को 75% खर्च में ही 25% खर्च भी बचेगा, गुणवत्ता शिक्षा भी मिलेगी। आज आरटीआई की जरूरत क्यों है प्राइवेट विद्यालयों? वंदना जी खोल के रखा है सरकारी विद्यालय, इसके बावजूद भी आरटीआई की जरूरत क्यों आपको महसूस हो रही है? नहीं वंदना जी, मैं एक चीज शेफाली, ये हम थोड़ा राजनीति से थोड़ा उधर हो गए हैं। अलका जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बहुत सॉलिड बात मैं आपसे करूंगी। मैं वंदना जी को काउंटर करना चाहूंगी। उन्होंने एक बात कही निजीकरण की बात, जल्दी वो सबसे बड़ी बात हम ये देख चुके हैं पीछे भी अतीत में कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार जैसा कानून है जिसमें ये सुनिश्चित करने की बात की गई थी कि तमाम प्राइवेट निजी स्कूलों में 25% सीट जो है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए आरक्षित किया जाएगा। आपने क्या परिणाम देखा जी, आपने क्या परिणाम देखा? आप उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो देखिए। और आप अगर ये बात क्यों नहीं करती कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय को निजी विद्यालय जैसी सुविधाएं दी जाए, उनको क्यों नहीं उस स्तर का बनाया जाए? हम उसको प्राइवेटाइजेशन करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सोचने लगते हैं कि हम जो है, देखिए बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाने नहीं आ रहा है और उनपे कोई एक्शन आप नहीं ले सकते।
नहीं तो आप अभी कुछ दिन पहले आप मेरा वंदना कुमारी के नाम से फेसबुक पे अकाउंट है, आप चेक करें, उसमें मैंने एक शिक्षा व्यवस्था का पोल खोला था जिसमें तो टीचर को में कुछ भी लिखने नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट तो आप रिक्रूटमेंट आप सरकार से ये दरख्वास्त करें। मैं तो ये पुरजोर कोशिश करती हूँ और ये बात रखती हूँ कि क्यों नहीं बिहार सरकार इस तरह की आमूलचूल परिवर्तन करती है, व्यवस्थागत परिवर्तन, कि जो रिक्तियां भरी जाती हैं, जिस तरह के शिक्षकों की बहाली की जाती है, तो क्यों नहीं एक पैमाना और मानदंड तय किया जाए कि अच्छे नहीं आप योग्य शिक्षकों को लाएं, आप बहाली में मॉनिटरिंग सही लाएं। वंदना मैम, प्रिया मैम आपने बहुत सही बात कही है कि ये स्तर को सुधारने की, सरकारी स्कूल में शिक्षा तो ये स्तर को सुधारने की अति आवश्यकता है। और वंदना मैम जो कह रही है उनकी भावना ये है उसमें कि उदासीनता है सरकार की, इसी वजह से वो ये ऐसा कह रही है, वो भी बिल्कुल सही है। अलका जी आपके लिए सवाल है कि अलका जी कोई जरूरत नहीं है कि उसको प्राइवेटाइज बिल्कुल अलका जी किसी चुनाव प्रचार में महिला कार्यकर्ता पसीना बहाती है, जी तोड़ मेहनत करती है, प्रचार के लिए अपना पूरा समय देती है, उतनी हिस्सेदारी पार्टी के लिए किए गए कार्यों या निर्णय में उसकी होती है क्या? नहीं, तो वो तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि जब बात टिकट की आ जाती है तो उसमें बहुत सारे समीकरण लगने लगते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे समीकरण होते हैं। अब उस समीकरण में, उस खांचे में अगर आप फिट बैठते हैं तो फिर ठीक है, तो आपको टिकट मिलेगा। अगर उस समीकरण में आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि आप बिहार इलेक्शन है ना, अभी बिहार का जो कल हुआ है कि 3 चरणों में चुनाव होगा, आप वैसे भी देखिए कि आखिर में महिलाओं को राजनीति में, महिलाएं सशक्त हों। अभी स्कूल की बात चल रही थी, कॉलेज की बात चल रही थी, तो वहां से क्यों नहीं उसको सशक्त किया जाता है? आप क्यों नहीं छोटे छोटे सेमिनार, छोटे छोटे मीटिंग्स, ठीक है ना, कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, आप आइए, तो कम से कम आप आइए। अगर आप उससे दूर रहेंगे तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जैसी आज है वैसे ही वो कल भी रहेगी और वैसे ही परसों भी रहेगी। और जब इलेक्शन होगा तो हम लोग इसी तरह से मुद्दों पे बात करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं इसको, चाहे वो बिहार स्वाभिमान आंदोलन हो या हम लोग अपने उससे, क्यों ना ऐसा करें कि सब कॉलेज में जाकर के, स्कूल्स में जाकर के कम से कम इस तरह के सेमिनार्स और मीटिंग्स तो हो और वहां से लोगों को निकाल करके लाएं। और सेमिनार, ये चीज हम लोग ये सेमिनार की बात ठीक है, बिल्कुल जी। और ये चीज जो है कि जो कॉलेज की, जो आप एक एग्जांपल, वंदना जी स्कूल में, मतलब वो स्कूल चलाती हैं, आप वैसे भी देखिए ना, अगर हमारी महिलाएं, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर जरा आप ओवर एक्टिव हैं या आप कुछ बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं तो वो कहीं भी आपको थोड़ा सा कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? और ये बात बिल्कुल, ये हर कोई समझता है, ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, ये हर कोई समझता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा हैं, आपको कहीं खेलने जाना है, तो नहीं, फिर आने में दिक्कत होगी, जाने में दिक्कत होगी। कॉलेज के लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? वैसे ही घर में, अगर इस चीज को इनबिल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में, लीडरशिप क्वालिटी। हम रोटरी के मेंबर हैं और रोटरी के नेक्स्ट ईयर सेक्रेटरी। लीडरशिप क्वालिटी वो बच्चा, माँ बाप, गर्ल्स और बॉयज नहीं, अगर उसको देखिए, मार्शल आर्ट हो चाहे कोई भी और भी चीजें, जैसी बात हुई, सवाल, ये सवाल भी आ रहा है कि महिला मोर्चा का क्या फायदा है फिर महिला मोर्चा का क्या फायदा है? वो तो देखिए वो तो अलग चीज है। जैसे हम लोग अभी पीछे एक अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें सब जगह के, पूरे देश भर से लोग आए हुए थे और सबका बड़ा अच्छा दल था, मतलब जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह से। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा। हमारी हिंदी पट्टी की थोड़ी ये कमजोरी है निश्चित रूप से, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। लेकिन जब मैंने देखा कि जो साउथ की जो महिलाएं थी, खास करके तमिलनाडु की, वहां पे महिला अध्यक्ष, वहां पे बीजेपी की अध्यक्ष जो है वो महिला थी, है ना। तो वहां पे जो अलका जी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी, बस एक मिनट। तो वो जो महिला थी, वो पुरंदेश्वरी देवी जो थी, वो अपने सारे लोगों को, जो वो 30-35 लोग आए हुए थे, उनसे बैठ करके सारा डिस्कशन करके कि हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है, मतलब मुझे वो इतना बढ़िया लगा। मैंने कहा देखिए, इनकी वो उस समय वो मंत्री भी थी, ये 17-18 की बात है, उसमें वो मंत्री भी थी, तो वो अपने सबको बता रही हैं
कि हमें कैसे करना है, हमें ऐसे प्रेजेंट करना है, इस तरह से। लेकिन वही वाली बात है कि ये चीज मुझे फिर दूसरी जगह कहीं नहीं दिखी। केरल में भी ये चीज दिखा, कर्नाटक की महिलाओं में भी दिखा, और वो लोग एकदम फोकस्ड रहते हैं। ये अलग बात है कि प्रतिनिधित्व उनके वहां भी कितना है, कम है, ज्यादा है, लेकिन एक अवेयरनेस भी तो आए ना। हम जब अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो महिलाओं को लगता है कि राजनीति से सामान्य तरह से देखा जाए तो राजनीति से जैसे कोई मतलब नहीं है, कि इलेक्शन होगा, जो जिसको कहा जाएगा जिसको कहा जाएगा वोट दे देंगे, घर से कहा जाएगा कि भाई इस पे वोट दे देना, उस पे वोट दे देना, मतलब अपना वो कहाँ है कि नहीं मुझे इसी को वोट देना है, ये मेरी पसंद है। अलका जी मैं एक चीज ऐड क्या बात कर रही है मैम, अपनी पसंद को कपड़े चॉइस नहीं कर पाती है। मैं एक बात ऐड करूंगी। नहीं ये सवाल नहीं, ये नहीं वंदना जी अपने वंदना जी सबसे देखिए, फिर वो मूल मुद्दा वहीं पे आ गया। आप राजनीति हिस्सेदारी की बात कर रही हैं, जब आप अपनी पसंद से सोचिए, जब आप अपनी पसंद से क्यों नहीं खा पाती हैं, क्यों नहीं पहन पाती हैं, क्यों नहीं पहन पाती हैं, क्यों नहीं, कौन रोकता है? बगावत कीजिए ना, बगावत कीजिए, कौन रोकता है? मैं अलका जी के क्रांतिकारी मैं अलका जी के क्रांतिकारी तेवरों से सहमत हूँ। ठीक है, आपने बगावत पे उतरिए। महिलाएं जब तक बगावती नहीं होंगी तब तक उनको हक नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जी, हाँ बोलिए प्रिया बोलिए। जी सबसे बड़ा सवाल प्रिया जी, हाँ जी, अलका जी ने एक बात कही कि पूर्वोत्तर का जो समाज है और जो दक्षिण का समाज है वो बहुत विस्तारित समाज है, बहुत खुला समाज है। तो मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि जिस समाज की आप चर्चा कर रही हैं वो पितृसत्तात्मक समाज नहीं है, बल्कि मातृसत्तात्मक। आप पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां आपको मातृसत्तात्मक समाज मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही है जितनी पुरुषों की है, बल्कि ज्यादा है। मैं तो कहूँ कमोवेश उससे ज्यादा है स्थिति। अगर जैसे हम इधर उत्तर अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा और तमाम जगहों पे, और यही सबसे बड़ी वजह है कि पारिवारिक हिस्सेदारी बढ़ने के साथ साथ उनके यहाँ इतनी ज्यादा लोगों में संबलता आई है, लोग इतने सशक्त हुए हैं कि राजनीति में भी महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है। लेकिन वही जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो एक चीज है टैबू, सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टैबू, उस टैबू की बात मैं कर रही हूँ, वो है कठपुतली संस्कृति को खत्म किया जाना। हमारा समाज उत्तर यानी हिंदी पट्टी का समाज आज भी इस कठपुतली संस्कृति को ढो रहा है। यानी महिलाएं अगर राजनीति में आ रही है तो सिर्फ संकीर्णता है, टैबू आप कह लीजिए। आप देखिए ना, किसी भी महिला का प्रवेश राजनीति में अगर होता है तो सबसे पहले उसकी उंगली उठती है कि उसे दोयम दर्जे का समझा जाता है, यानी उसकी पर्सनालिटी को डेरोगेट किया जाता है। मैं उसी की बात कर रही हूँ, उसे डेरोगेट किया जाता है। शेफाली, तो मेरा मानना है कि समाज में इस तरह की वर्जनाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है। समाज जब तक विकसित नहीं होगा, आप किसी भी अधिकार की, किसी भी समानता की बात नहीं। बिल्कुल सही जी। शेफाली एक बात और, हाँ बिल्कुल संक्षेप में शेफाली एक बात कहना चाहूंगी जो प्रिया ने कहा। बात ऐसी भी नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें मतलब हमें भी राजनीति देखते हुए एक समय हो गया, लेकिन उसमें एक बात और है कि अगर आप अपनी बातों को सशक्त तरीके से रखती हैं और आपका सब कुछ मतलब आप एक समझदार हैं, सुलझी हुई हैं, सारी चीजें हैं, तो आज मतलब आपके लिए भी वहां पे धीरे धीरे आप जो हैं, आप जिस तरह से प्रस्तुत होती हैं, आपको पूरा सम्मान भरपूर उस तरह से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते नहीं राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको जो हाथ कहते हैं ना कि जो एक उंगली इशारा करती है आपकी तरफ, तो दोनों हाथ आपको सपोर्ट भी करते हैं। समय लगेगा, निश्चित रूप से समय लगेगा। सवाल वही है कि महिलाओं की भागीदारी को अगर सुनिश्चित करना है तो उनको घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त करना पड़ेगा। तमाम तरह से जागरूक करना। फिर बात नहीं, ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं, अगर प्रश्न है बहुत बड़ा, ये सवाल है। बात ये आ जाएगी, जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करना होगा, मुक्त होने पे तो फिर मैं ये सर्वे की बात कर रही हूँ कि पुरुषों को भागीदारी बराबर का रखना होगा, तभी महिलाएं राजनीति से लेके घर भी संभाले और बाहर भी संभाले। अगर वो सिर्फ उससे ये अपेक्षा की जाए कि वो घर संभाले और राजनीति में भी कदम बढ़ाए, ये संभव नहीं है जब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। वो तो निश्चित रूप से अगर वो कुछ अलग करना चाहती है तो अगर उसका परिवार चाहे, मतलब परिवार का अगर सपोर्ट मिलेगा। देखिए, ये तो अगर मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है इससे लोग सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल याद रखिए कि आप जो करना चाहती हैं, आप अगर राजनीति में आना चाहती हैं, तो अगर परिवार का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी यात्रा बड़ी सुखद होती है। अगर किसी भी चीज के लिए आप लेखिका बनना चाहती है लेकिन आपका परिवार नहीं चाहता है,
लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ, तो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। आप एक बार ठानिए तो, कम से कम आप एक बार ठानिए लेकिन तो कि हाँ मुझे ये करना है। आप अपने घर में क्यों नहीं बेटी को कहते कि तुम पॉलिटिक्स में आओ, तुम क्यों नहीं इसकी मतलब मैं उसी टैबू की बात एक कर रही हूँ। राजनीति की तरफ अब बनना चाहती हो? मैं तो उसी टैबू टैबू की कौन बात कर रही हूँ। तोड़ेगा? टैबू कौन उस तोड़ेगा? हमें करना उसके लिए पड़ेगा ना, हमें तोड़ना हमें पड़ेगा। उसके लिए सशक्त करना हमें पड़ेगा, नहीं, अवेयरनेस उसके लिए लानी कहीं पड़ेगी, से कोई नहीं अधिकारों को आएगा, लेकर, कहीं से कोई नहीं अधिकारों को आएगा। लेकर अवेयर करना पड़ेगा। हम्म अगर कोई अधिकारों के प्रति सजग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो कदम आगे बढ़ा पाएगा, मेरी राय। और दूसरी बात, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, क्यों नहीं हमारे प्रदेश में स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे जो छात्र राजनीति की शुरुआत की जाती है वो वहां पे की जाए। मैंने तो देखा तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज है जहाँ की छात्र राजनीति का जो फोरम है वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव ही नहीं है। क्यों नहीं स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स को वहां पार्टिसिपेशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वहां छात्र राजनीति के जरिए बाहर निकली महिलाएं अनुभव लेकर जी छात्र जी राजनीति के बाद बिल्कुल में भी बिल्कुल राजनीति जीवन में बिल्कुल। प्रवेश अब करें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें आप जो कह रही हैं प्रिया मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें परिवार जब तक साथ नहीं देगा कोई महिला आगे बढ़ के काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही है। और अलका जी ने कहा, मैं आपसे मैं चलते चलते ये पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। आप टीचर हैं, वंदना मैम, बिहार की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या कहेंगी? जैसे बिहार की अभी मौजूदा स्थिति है, स्त्री की हम बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आधी आबादी कहाँ खड़ी है? और अब चुनाव है हमारे सामने, बिल्कुल चुनाव है, इसमें किस तरह से इसकी हिस्सेदारी हो, मौजूदा सरकार क्या करे, समाज परिवार सब क्या कहेंगे? एक शिक्षिका की के नजर से आप क्या संदेश देंगी, और ये क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? एक्चुअली देखिए, अभी तक सरकारी योजना, मैंने भी सरकारी स्कूल का पोल भी खोला था, लेकिन जो सरकारी योजनाएं चली है उसमें एक बहुत अच्छी योजना थी साइकिल योजना, जिसके तहत मैंने देखा है कि आसपास की लड़कियां मतलब एजुकेटेड होने लगी हैं, उनको साइकिल मिल गया तो घर में चलाने को भी मिल गया, और वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको साइकिल मिली है, इसलिए थोड़ा फ्रीडम उनको आ गया, वो बाहर निकलने लगी, साइकिल चलाने लगी और खुद को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस फील करने लगी। अभी क्या है, अगर सरकार चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी समाज में बढ़े, राजनीति में बढ़े, तो इसके लिए सबसे पहले हमको पंचायत स्तर पर जो हमारी महिला प्रतिनिधि है उनको बोलना पड़े। आपका 50% आरक्षण के साथ आप आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जगह आपके पति, थोड़ी कड़ाई करनी होगी गवर्नमेंट को कि आज भी जो महिलाओं की जगह उनके पति काम कर रहे हैं और वो एकदम वो बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस हर जगह जा रहे हैं और लोग उन्हीं से काम ले रहे हैं, सरकारी पदाधिकारी भी उनको उस हिसाब से मान रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं। तो ये चीजें एकदम से खत्म, तब जाकर महिलाएं अट्रैक्ट होगी कि अरे बोलती है महिलाएं, अगल बगल की मैंने देखा है, बोलती हैं हमको तो कोई मतलब नहीं है, मेरे पति ही जाते हैं। मैंने बोला तो ये पद क्यों, किसी जेन्युइन आदमी का आपने हक मारा है, इसको सोचिए। और ये चीज हमको बढ़ाना ही होगा। दूसरी बात, शिक्षा की स्थिति बच्चों की सुधारनी होगी। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं, अपनी बात समाज में, परिवार में नहीं रख पाएगी, जब तक आर्थिक आत्मनिर्भरता, प्रत्येक बच्चों को आर्थिक आत्मनिर्भरता देना होगा। छोटे छोटे काम से ही वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। जब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं तो परिवार में, समाज में हमारी भागीदारी बढ़ती है, हमारे बातों का मूल्य होता है और हमें पहचाना जाता है। तो स्कूलों की भी जिम्मेदारी है शिक्षा की। जी, शिक्षा की बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। जी मैम, आप क्या कहेंगे चलते चलते संदेश आपका? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी मैम, अलका मैम, चलते चलते मैं आ रही हूँ आपके पास मैम। जी अलका मैम, चलते चलते संदेश क्या देंगी कि बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव है, इसमें सरकार में महिलाओं का क्या, कितनी हिस्सेदारी, कितना है, आधी आबादी कहाँ है और क्या क्या कर पाएगी? अभी सरकार से देखिए, एक महिला थी वो भी निकल गई, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार? कैसे जीतेगी, कैसे की सरकार चलेगी जब महिलाओं को आप नजरअंदाज करोगे? बिल्कुल शेफाली, सरकार तो चलेगी, ठीक है ना, महिलाएं भी चलेंगी, लेकिन वही बात है कि जब आप कहती है ना कि इसमें जो प्राइमरी वाली बात जब आती है ना, जो मूल बिंदु है वो ये है कि जिस दिन बेटी जन्म लेगी और आप उतने ही खुश होंगे जितना पुत्र पैदा होता है,
ठीक है ना। तो उसके वो एक जानती है ना, आपकी हर चीज का एक एम्बियंस होता है, एक ऑरा होता है, ठीक है। अगर वो आप उस बच्ची को भी उतने ही अच्छे से आप सब कुछ करती हैं जैसे एक पुत्र को करती हैं, तो उसमें जो आप मार्शल आर्ट वगैरह की बात करिए ना, ये बाद में आता है। वो लड़की खुद इतनी सशक्त होगी, वो खुद इतना मतलब कि संबल उसके पास होगा कि उसको किसी चीज में डर नहीं लगेगा। और आप देखिएगा, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कम से कम महिलाएं आ रही हैं, महिला मोर्चा बन रहा है, सारी चीजें ठीक है, वो धीरे धीरे जो भी चेंज है। लेकिन आज हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं 2020 में, ठीक है, 5 साल बाद आप देखेंगे तो कुछ और चेंज होगा। पहली बात तो ये कि आप खुद तो पहले सोचिए ना, आप खुद महिलाएं, कम से कम लड़कियां स्कूल से कॉलेज से, वो कम से कम सोचे कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में आना है। अरे आप आके तो देखिए ना, आपके लिए जगह खाली होगा। हमें दिक्कत हो रही है, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे आने वाले को थोड़ा कम दिक्कत होगा। लेकिन जब लड़की, आपने कभी सोचा था लड़की साइकिल चला करके स्कूल जाएगी? हम तो नहीं, 20 साल पहले तो कोई नहीं सोच रहा था, 20 साल पहले कोई नहीं सोच रहा था। लेकिन जब लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, बिहार में भी लड़कियां बाइक भी चला रही हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर रही हैं, तो ये चेंज है। और जैसे जैसे ये चेंज आएगा ना, अब उनका राजनीति में कितना रुचि है, क्या है, इस रुचि को कोई पैदा नहीं करेगा, वो रुचि तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जैसा समाज चाहती हैं, आप जो चीज अपने लिए चाहती हैं, उस चीज के लिए व्यक्तिगत स्तर पे लोगों को जोड़ जोड़ करके आप एक बार, एक बयार बहती है ना कि नहीं इस बार हम युवाओं को करेंगे, इस बार महिलाओं को, क्यों नहीं हम उसके लिए लड़ते हैं। और अगर वो आवाज हमसे उठनी चाहिए, वो सरकार की बात छोड़ दीजिए, किसी की बात छोड़ दीजिए, समाज उस परिवार उठाए, वो जिस व्यक्ति को चाहिए, मुझे अगर पॉलिटिक्स में, मुझे अगर टिकट चाहिए, मुझे अगर चाहिए, तो ये लड़ाई मुझे करनी होगी। और उसके बाद सब लोग मिल करके जो है वो धीरे धीरे वो तो कड़ी बनती जाती है, ठीक है ना। तो इतने के बाद भी जो है वो, जैसे ठीक है वो उस समय भी 3 थी, पहले हम लोगों को मिलकर ना अपने 33% आरक्षण के लिए आवाज उठाना होगा, सारी महिलाओं को, जो हमारी बिल्कुल 33% के लिए, 33% के लिए तो हो रही है कि 33% हमें संसद में और विधानसभा में सीट मिलेगा, उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना। इतना ही नहीं, आपकी जो मुखिया है, अगर वो महिला है, एमएलए अगर जो भी है, महिला है पुरुष है, आप पहले उनके कामों पे तो नजर रखिए कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, तब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं आता है, सीधी सी बात है। आप सोचते हैं कि मुझे क्या, छोड़ो हमें क्या, तो ये हमें क्या वाला अप्रोच छोड़ करके, हमें है, ये देश हमारा है, बिहार हमारा है, विधानसभा हमारा है, गांव हमारा है। जब तक आप अपने परिवार के बाद इन सब चीजों को हमारा है समझेंगे ना, तो निश्चित रूप से चेंज आएगा कि मेरे विधानसभा में ऐसा कैंडिडेट क्यों है, क्यों नहीं उससे पहले ये इस पे मुद्दे पे, इस पे विचार विमर्श होता है कि किसको होना चाहिए। आप प्रेशर तो बनाइए, प्रेशर बनाइए, लेकिन एन मौके पे नहीं, एन मौके पे नहीं, जो 5 साल पूरा सो करके, 4.5 साल, 4.25 साल सो करके, और फिर 2 महीने में कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बिहार स्वाभिमान आंदोलन है, वो कम से कम इस इनिशिएटिव को ले, वो धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए ना, तो उसके लिए कुड़ाई बुआई सब कुछ करना पड़ता है, समय समय पे पानी देना, सारी चीजें, सारी बारिश सुविधा सब कुछ करनी पड़ती है। महिलाओं को अगर आप लाना चाहते हैं, चुनाव में वो मुद्दे की तरह बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं जी। नहीं, आप मतलब कि कहने का मतलब है कि आप इसको, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ तक चल के आए हैं ना, हम यहाँ तक चल के आए हैं, अब हम इसके आगे का रास्ता हमें खुद तय करना है, और हम खुद सोचे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। जी बहुत बढ़िया आपने कही कि इसे धीरे धीरे ही सींचने की आवश्यकता है, और खाद्य पानी मिलेगा, शुद्ध हवा पानी मिलेगा, तो बिल्कुल वट वृक्ष भी तैयार हो जाएगा। महिलाओं की हिस्सेदारी, आधी आबादी बिल्कुल सशक्त हमें नजर आएगी। बहुत अच्छी बात कही मैम। चलते चलते बस दो लाइन बताना चाहूंगी मैं, जो हम सबके लिए आना है, बहुत जल्दी में, संक्षेप में। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बरा है। आती है आंधियां तो कर उसका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, बनेगा विशाल तरवर ये बीज जो परा है, बनेगा विशाल तरवर ये बीज जो बढ़िया है। शेफाली एक सेकंड बस, शेफाली एक सेकंड,
वो मैं अपनी 2 लाइनें, जब इन्होंने बात कह दी है तो अपनी 2 लाइन कहूंगी कि अपनी जमीन, आप आधी आबादी की बात करते हैं ना, हम तो ये लिखते हैं कि अपनी जमीन अपना आकाश चाहिए, आधा आकाश नहीं चाहिए, अपनी जमीन अपना आकाश चाहिए, खुल के जी सके वो, बस यही विश्वास चाहिए। वाह वाह। और जिस दिन विश्वास आ जाएगा उस दिन आधी आबादी और आधी भागीदारी नहीं, पूरी भागीदारी होगी। बिल्कुल प्रिया जी, चलते चलते आपका संदेश कैसे क्या कुछ सुधरेगा। और इसमें शिक्षा, इसमें जो मेरा सवाल है मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसमें शिक्षा कहाँ क्या रोल अदा करती है, कि आप किसी भी पोजीशन में, हम हिस्सेदारी की, आधी आबादी को कितनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में चाहिए, तकनीकी हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, या आपका राजनीति की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव सामने है, तमाम चीजें हैं, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। अब ये है, कहा जाता है कि चुनाव में कुकुर मुद्दे की तरह सवाल मुद्दे जन्म ले लेते हैं, लेकिन ये अलका जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, वंदना जी ने भी की, बहुत धीरे धीरे सने मतलब दुआ भी धीरे धीरे लगती है, दवा भी धीरे धीरे असर करती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी और आपको क्या लगता है कि इसको सुधारने के लिए क्या कुछ करना है? बहुत जल्दी संदेश। जी जी जी, बहुत, मैं बार बार भी यही बात दोहराती हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि जब तक नारी अवेयर नहीं होगी तब तक वो सशक्त नहीं होगी। नंबर 1, हमें सबसे पहले अवेयरनेस पे काम करना है, उनके अधिकारों के अवेयरनेस पे काम करना है। नंबर 2, हमें डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, और डिसीजन मेकिंग परिवार से शुरू होगा। परिवार एक इकाई है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, फिर वो राजनीति आती है, यानी फिर पूरा विश्व बनता है। तो मैं मानती हूँ कि परिवार में महिलाओं की डिसीजन मेकिंग में भागीदारी बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि युवाओं को इसमें भागीदारी का मौका मिले, युवा टैलेंट को बाहर लाए। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में क्यों नहीं एक टैलेंट हंट की बात की जाती है, ऐसे युवा जो छात्र में, जो सिर्फ छात्र ही क्यों, राजनीति को अपना एज अ करियर बनाना चाहते हैं, उनको बाहर लाया जाए, ऐसे टैलेंट की चुनाव किया जाए और इन टैलेंट को बाहर फोरम दिया जाए। सिर्फ यही क्यों कि हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे छात्रों को ला रहे हैं या फिर महिलाओं को ला रहे हैं और अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये तलाश होनी चाहिए एक टैलेंट हंट की, जो पॉलिटिकली विश रखते हैं कि मुझे बाहर आना है और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो इस लेवल पे काम करने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स शिक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेपन का काम करेगी। अगर एजुकेटेड हमारा समाज और परिवार एजुकेटेड होगा तो महिलाएं स्वतः ही अपने अधिकारों को लेकर सजग होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि एजुकेशन के लेवल पे, जैसा कि वंदना जी ने भी बार बार ये बात दोहराई है कि एजुकेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है, और मौलिक यानी कि बुनियादी एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसमें एक चैप्टर ये जरूर होना चाहिए कि महिलाओं की जो से संबंधित जो वर्जनाएं हैं, महिलाओं से संबंधित जो राजनीति में जिस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं या जिस तरह की अवधारणाएं हैं, उनको सचेत करते हुए एक टॉपिक होना चाहिए, और महिलाओं के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, सिर्फ महिलाएं नहीं परिवार के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो कठपुतली संस्कृति है उसकी समाप्ति बहुत जरूरी है, तभी ये देश यानी आधी आबादी सशक्त होगा और महिलाएं सशक्त होगी। बिल्कुल, आप सबने बहुत अच्छी बात कही है, सशक्त होने की जरूरत है। कठपुतली जो है, डॉक्टर प्रिया ने कहा कि कठपुतली जो मानसिकता है या सोच है जो समाज को, उसको सुधारने की जरूरत है। आप सभी ने बहुत अच्छी बातें कही है, और मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़े की जरूरत है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात सुधारने के लिए ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। समाज है, सरकार है, परिवार है, सभी को तभी संभव होगा नीतियों को बनाने, और उसे रोड मैप जो तैयार होता है और नीतियों को बनाने के लिए और उसका पालन करने के लिए, तभी आधी आबादी के हौसलों को बेहतर बनाया जा सकता है और उसे सुधारा जा सकता है, सशक्त किया जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दरख्त तभी मजबूत होगी जब उसकी जड़ें मजबूत होंगी। तो उस दरख्त को अगर मजबूत करना है तो जड़ों को सींचना होगा, मेरा ये कहना है। और जड़ें तभी सींची होगी। जी कैरी ऑन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी मुद्दे के साथ। बहुत कड़ियों की जरूरत है, और भी बातें होंगी, संवाद होगी, चर्चा होगी। हम फिर से मिलेंगे, और ये विषय ऐसा नहीं है कि जल्दी समेटा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।